नमस्कार, स्वागत है आज के सोलर क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बारे में अध्ययन किया था, बल आघूर्ण और कोणीय संवेग के बारे में। और उसमें हमने देखा था कि बल आघूर्ण का वही महत्व है जो एक रेखीय गति में बल का होता है, वहीं कोणीय संवेग का भी वही महत्व होता है जो एक रेखीय गति में संवेग का होता है। और ये मैंने डेफिनेशन में भी शो करवाया था। इसके साथ साथ ही हमने ये भी देखा कि अगर हमने कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें और कोई एक पार्टिकल है जो इस पी पॉइंट पर है, जिसका यहाँ से स्थिति सदिश आर है या एक प्रकार से त्रिज्या आर है, ये इस पथ में सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये मैंने एक चाप को निरूपित किया है ताकि ये सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करे। तो मैंने अगर कहा कि इस पी पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है एफ, इस फोर्स को अगर आप पीछे बढ़ाओ तो ये कहीं ना कहीं इस एक्स को क्रॉस करेगा, या फिर यहाँ से एक नॉर्म डाल दो। नॉर्म डालते इस फोर्स P की जो डायरेक्शन थी उसकी इस पॉइंट O से नॉर्मल डिस्टेंस आ जाएगी, जिसको हमने कहा था R sin थीटा, क्योंकि यहाँ मैंने थीटा एंगल से इसको रिप्रेजेंट किया था। ऐसे ही मैंने इस फोर्स की जगह मैंने कह दिया था अगर इसका लीनियर मोमेंटम P हो तो उसकी डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में अगर नॉर्म लेते हैं, एक लंब लेते हैं, तो लंबवत दूरी वापस क्या आ जाती है, R sin थीटा। इसी आधार पर मैंने टाउ की डेफिनेशन लिखी थी कि बल इंटू लंबवत दूरी, तो बल यानी फोर्स, तो फोर्स का मान आ गया FR sin थीटा। फिर मैंने इसको वेक्टर प्रोडक्ट के रूप में लिखा तो F क्रॉस R वैल्यू इसकी आ गई थी। ये थी टॉर्क की वैल्यू, टाउ की वैल्यू। इसी प्रकार मैंने कहा था कोणीय संवेग L जो है वो मोमेंटम और उसकी लंबवत दूरी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब मोमेंटम जो था P इंटू R sin थीटा, ये सूत्र बन गया था हमारे पास कोणीय संवेग का। कई किताब वाले इसको J से भी रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को। फिर मैंने कहा था इसको वेक्टर प्रोडक्ट में कैसे लिखे, ये वेक्टर नहीं है अभी मैग्नीट्यूड में है, तो वेक्टर प्रोडक्ट में ऊपर एरो का निशान लगाते ही P क्रॉस प्रोडक्ट विथ R आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट हटाते ही क्या आ जाता है, साइन थीटा। ये हमने हमारी कल लास्ट वीडियो में सब बातें थी। आज अपन इस एंगुलर मोमेंटम का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी देखेंगे, या फिर ये टॉर्क का भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे करेंगे देखते हैं। हमने ये सीख रखा है कि किसी भी पोजीशन वेक्टर को अगर एक्स वाई जेड में रिप्रेजेंट करना हो तो आर बराबर होता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो अभी अपना टॉपिक बन जाएगा इसी में कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का मान कार्तीय निर्देशांकों में, कार्तीय निर्देशांकों में इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन coordinates, the value of angular momentum, the value of angular momentum, ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का सिस्टम है। हम कह सकते हैं सिंस वेक्टर r इज इक्वल टू होता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, वह संवेग एंड मोमेंटम P का जो मान है वो है m इंटू वी, ठीक है। और हेयर हम कह सकते हैं वेक्टर V जो है उसका मान वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, वी जेड के कैप। क्यों भाई? क्योंकि वेक्टर भी तो एक सदिश क्वांटिटी होती है, यानी वेलोसिटी भी तो एक सदिश राशि है। इसलिए जो जो सदिश राशि है उनको घटकों में हमने वितरित कर दिया। r को भी x y z में, वेलोसिटी v को भी v x v y और v z में। इसके भी 3 कंपोनेंट्स। हमारे पास लास्ट का जो फॉर्मूला था वो इस प्रकार का था कि L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो देखते हैं हमारे पास L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी में किस प्रकार का मान आता है, चेक करते हैं अपन। तो कह देंगे कोणीय संवेग, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर
मोमेंटम एल इज इक्वल टू हमारे पास है P क्रॉस R, या फिर P का मान तो है mv क्रॉस R। ये भी समझने वाली बात है बच्चों, m तो कांस्टेंट है, तो वेक्टर प्रोडक्ट किस किस का हो रहा है, r के साथ, v क्रॉस r के साथ इसका मान आ रहा है। कई बार किताब वाले इसको उल्टा भी लिख देते हैं, r पहले लिख देते हैं, p बाद में लिख देते हैं, r क्रॉस p भी लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ जब हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड में r साइन थीटा इंटू पी भी लिखा जा सकता है, दोनों ही सही है। अगर इस प्रकार लिखते हैं तो ये बन जाता है r क्रॉस पी। हालांकि हम एक ही जगह ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं है। अगर आप r क्रॉस पी को p क्रॉस r लिखना चाहो तो माइनस साइन आएगा साथ में, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि दो सदिशों का सदिश गुणनफल कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करता, इसलिए माइनस साइन आता है। तो मैं यहाँ एक साथ इसको नहीं लिख रहा हूँ, कई किताब में इसको r क्रॉस p भी लिखते हैं, कई p क्रॉस r भी लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई सा ये एक साइड का पोर्शन लेके चल लो आप। तो अब आपको पता है v के भी कंपोनेंट है, r के भी कंपोनेंट है। जनरली अपन पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट को सबसे पहले शो करते हैं, क्योंकि पोजीशन से ही वेलोसिटी आती है। तो L इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई में पड़ा है, और इधर आ जाएगा v क्रॉस r। पहले हम लोग किसका मान निकाल लें, v क्रॉस r का मान निकाल लें। तो आपको पता है मैट्रिक्स मेथड से ये होगा, आई जे के सबसे टॉप पे लिखो, फिर v के कंपोनेंट लिखो, फिर r के, या मैंने पहले r के लिख दिए x y एंड z, फिर v के आ जाएंगे vx vy vz। ये इसलिए लिख दिया, हालांकि लिखना क्या चाहिए, सबसे पहले v के कंपोनेंट फिर r के। हालांकि ये पोजीशन वेक्टर है, सबसे पहले आता है, क्योंकि पोजीशन से ही वेलोसिटी निकलती है, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया। अगर मैं इसी बात को यहीं से शुरू कर देता P क्रॉस R की जगह R क्रॉस P लिख देता, तो ये R क्रॉस V बन जाता अंदर। तो यहाँ R क्रॉस V का मान भी ऐसे ही आता, इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो V क्रॉस R का मान इतना उतार लो पहले, ताकि आसान रहे अभी मल्टीप्लाई करना। मैट्रिक्स मेथड आप सबको पता है, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी आए उसका वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए आप उसको मैट्रिक्स में सजो दो, आई जे के सबसे टॉप पे, फिर दोनों के कंपोनेंट। तो देखते हैं अपन किस प्रकार इसका मान आता है। नव v क्रॉस r इज इक्वल टू, सबसे पहले i, तो i कैप का मल्टीप्लाई किससे होगा, देखो भाई y को vz से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट ये इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, ये नियमावली मैंने सिखा रखी है। अगर i कैप से मल्टीप्लाई करते हो तो इस पूरे कॉलम को रोक दो, इस पूरे स्तंभ को ब्लॉक करो, ऊपर वाली पूरी पंक्ति को ब्लॉक करो, फिर दो कंपोनेंट बचते हैं उसमें लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, इस प्रकार प्रोडक्ट करना है। तो पहले तो y और vz का हो गया माइनस, फिर z और vy का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y vz माइनस z vy। नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, j कैप से। ये j कैप से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉलम रुक जाएगा और ये पूरी की पूरी पंक्ति रुक जाएगी। बाकी बचे हुए उनका इस प्रकार मल्टीप्लाई करो, z का पहले vz से, फर्स्ट के पहले वाले में किससे किया था, यानी लेफ्ट टू राइट। अब किससे करोगे, राइट टू लेफ्ट, तो z से vx को, तो j कैफ z vx माइनस x vz, ये हमारे पास जे कैप के साथ प्रोडक्ट हो गया। जस्ट रिवर्स कर दो, आई कैप वाले में क्या था, वाई को वीजेड से माइनस जेड को वी वाई से, जे कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले राइट वाला पोर्शन लाओ, जेड से वी एक्स को मल्टीप्लाई करो, फिर एक्स को वी जेड से, ये सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को। अब वापस क्या हो जाएगा, के कैप, के कैप में वापस पहले वाली प्रोसेस, ये पूरा का पूरा कॉलम के कैप वाला ब्लॉक कर दो,
के कैप का पूरा कॉलम ब्लॉक कर देंगे, ये के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉलम ब्लॉक, इसका हम यूज नहीं करेंगे। वापस लेफ्ट टू राइट, x को vz से मल्टीप्लाई करो, vy से, x इंटू वी वाई माइनस वाई इंटू वी एक्स। गुड, इस प्रकार। तो ये इन दोनों का हो गया वेक्टर प्रोडक्ट बच्चों। क्या हो गया? वेक्टर प्रोडक्ट। अब कह देंगे देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू m इंटू v क्रॉस r। तो L का जो मान है उसको m से हर जगह मल्टीप्लाई करते जाओ, तो m आई कैफ वाई वी जेड माइनस जेड वी वाई, पहला ये मान, प्लस m से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक प्रकार से देखो तो ये संवेग का मान है, लीनियर मोमेंटम है ये, उसको m से, सॉरी ये है उसका वेलोसिटी का मान, एंगुलर वेलोसिटी की तरह मान है। याद रखो, आपको याद होगा ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। इस प्रकार की प्रोसेस से ये निकलता है, लेकिन ये वेक्टर प्रोडक्ट में है इसलिए अपोजिट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सेम आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होता नहीं है। इसको m से मल्टीप्लाई किया, इसको भी m से मल्टीप्लाई करो, तो जे कैफ जेड वी एक्स माइनस एक्स वी जेड। बहुत इजी है ये, बस थोड़ा सा समझना है इसको। के कैफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, ये एंगुलर मोमेंटम आ गया अपने पास। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, जिसमें ये जो मान है ये एल एक्स का, ये मान एल वाई का, ये मान एल जेड का। तो हम कह देंगे अभी इसी में, और ये लिख दो इतना बस पहले, किस प्रकार देखो, सिंस एल का जो मान है वो होता है एल एक्स आई कैप, एल वाई जे कैप, एल जेड के कैप। तो एल एक्स की जगह क्या है ये, एल वाई की जगह क्या है ये, और एल जेड की जगह ये। तो इसका मतलब एल एक्स का जो मान है वो तो है वाई वी जेड माइनस जेड वी वाई, एल वाई का जो मान है वो है जेड वी एक्स माइनस एक्स वी जेड, और सिमिलरली एल जेड का जो मान है, एल जेड का जो मान है वो आगे लास्ट वाला, ये वाला, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। चेक करो, जहाँ जेड आ रहा है उसके आगे कहीं पर भी जेड का क्वांटिटी नहीं, जहाँ वाई है उसमें केवल जेड और एक्स की क्वांटिटी है, और जहाँ एक्स है उसकी जगह वाई और जेड के कंपोनेंट्स हैं। इसका मतलब ये एल एक्स एल वाई एल जेड ये किस डायरेक्शन में अभी, एक्स दिशा में कोणीय संवेग। एल एक्स का मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम इन एक्स एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम इन एक्स एक्सिस। ये किस में है भाई, वाइट दिशा में, कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम इन वाई एक्सिस, या अलोंग वाई एक्सिस लिखो, अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ भी अलोंग करो, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। ये किस में है भाई, एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस। इस प्रकार आप थोड़ा याद रखो। तो ये था हमारा कंपोनेंट के रूप में वैल्यू। इसी प्रकार आप टाउ के मान भी निकाल सकते हो एक्स वाई जेड के रूप में, क्योंकि दोनों ही वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे का अपन टॉपिक देखते हैं, वो है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच रिलेशन की बात करते हैं अपन। तो देखो, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क के बीच, रिलेशन बिटवीन
एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड टॉर्क जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। कोणीय संवेग व बलाघूर्ण में संबंध देखो भाई, हम लोग एक बात को जानते हैं कि बल F जो होता है ना, उसका रेखीय संवेग के साथ संबंध ये होता है। अब आपसे कोई पूछे कि रेखीय संवेग और बल के बीच क्या संबंध होता है, F बराबर dp/dt, ये न्यूटन ने बहुत पहले कह दिया। ये बात लागू होती है ट्रांसलेटरी मोशन में या लीनियर मोशन में, एक ही शब्द है। ये कई किताब वाले इसको ट्रांसलेटरी कह देते हैं, ट्रांसलेटरी, कई किताब वाले इसको लीनियर मोशन कह देते हैं, हम लोग इसको कह देते हैं रेखीय गति। रेखीय गति में जो बल होता है ना, वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है। तो हम अगर रोटेशनल मोशन की बात करें तब क्या आएगा भाई, रोटेशनल मोशन में या रोटेटरी मोशन में कौन सी गति भाई, घूर्णन गति में। घूर्णन गति में आपको पता है फोर्स की जगह हम यूज क्या लेते हैं भाई, टॉर्क यूज में लेते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना चाहिए, dl/dt करना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि रेखीय गति में जो संवेग होता है वो घूर्णन गति में कोणीय संवेग में बदल जाता है। तो कोणीय संवेग और रेखीय संवेग दोनों में अंतर इस प्रकार का है कि एक रेखीय गति में आएगा और एक घूर्णन गति में आएगा, एक रोटेशनल मोशन में आएगा और एक लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन में आएगा। अब रही बात कि फोर्स, तो फोर्स भी एक प्रकार का रोटेशनल मोशन में टॉर्क कहलाता है। मैंने डेफिनेशन में भी ये शब्द सिखाए थे। ये लास्ट की एक जो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक टेबल बनाएंगे, कंपैरिजन करेंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स कहते थे तो उसी बात को रोटेशनल मोशन में टॉर्क कहने लग जाते हैं हम लोग। हाँ, टॉर्क का सूत्र जो है वो थोड़ा सा बदल इसलिए जाता है कि ये आर पर डिपेंड करने लग जाता है। तो आर क्रॉस एफ कह सकते हो या एफ क्रॉस आर, ये टाउ का मान हो जाता है। यानी लीनियर मोशन का जो फोर्स है उसके पोजीशन वेक्टर के साथ सदिश गुणा कर दो तो टाउ का मान आ जाएगा। और ये टाउ जो है ये खुद एक सदिश राशि है, इसलिए इसकी दिशा, ये वेक्टर सदिश, ये आर और एफ दोनों के भी परपेंडिकुलर आती है। ऐसे ही एल का जो मान है वो हमारे पास आता है आर क्रॉस पी, यानी कि ये एल भी एक सदिश राशि है जिसकी दिशा आर और पी दोनों के ही लंबवत होती है, नॉर्मल होती है। ये बातें थोड़ी थोड़ी हम पीछे वाले टॉपिक में सीख के आ चुके हैं, थोड़ा याद रखें इन्हें। तो अभी हमें सिद्ध क्या करना है, टाउ इजिकल टू dl/dt। तो देखते हैं किस प्रकार भाई, अभी छाप देते हैं ये बात। कैसे छापेंगे, चलो लिखो, नोट करो। फॉर ए सिंगल पार्टिकल, ये तो 2-3 कंडीशंस है। नंबर पहले अपन कह देते हैं फॉर ए सिंगल पार्टिकल। एक पार्टिकल के लिए किस प्रकार की बात करेंगे हम लोग, एकल कण के लिए, सीधे एकल कण के लिए करेंगे। फिर कह देंगे बहुत सारे कण हो, यानी एक पूरे सिस्टम में m1 m2 m3 शो ऑन अगर हो हमारे पास तो हम इस बात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे जो चेक करते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि, ये लिखो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि m द्रव्यमान व v वेग वाले कण जिसका स्थिति सदिश r हो के लिए, अंग्रेज लिख दो भाई तुम लोग, वी नो दैट फॉर m मास एंड v velocity have r position vector of particle
द एंगुलर मोमेंटम, देखो पहले एंगुलर मोमेंटम, एल का जो सूत्र होता है वो होता है आर क्रॉस पी, दैट्स वन, आर क्रॉस पी। एंड टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम को बार बार कह रहा हूँ मैं, कोणीय संवेग है, इसलिए हिंदी मीडियम वाले इतने भी अनजान मत बनो, ये चीज़ें सीखो थोड़ी। कोणीय संवेग, टॉर्क का मतलब बल आघूर्ण, ये सब चीज़ें आनी चाहिए दोनों साइड में, बाइनोमियल भी हो थोड़े। इसको टाउ का मतलब क्या होता है, आर क्रॉस एफ। हम जानते हैं एक बात को, क्या जानते हैं हम, जानते हैं, क्या जानते हो भाई, कि यदि आप ऐसे लिख दो, कैसे कि dl/dt लिख दो, ये जो फर्स्ट है इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, ये सेकंड कह दो, तो l का अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दे, अवकलन कर दे, तो l का मान रखो भाई, क्या होना चाहिए, l का मान होता है r क्रॉस p, छाप दो ये भी। थोड़ा ये भी ध्यान रखें, r बाहर निकालो तो r वेक्टर तो कांस्टेंट होता है भाई, हर एक पार्टिकल के लिए उसकी रेडियस क्या रहती है, फिक्स रहती है, चाहे वो कहीं पर भी घूमे, यहाँ घूमे तो भी r फिक्स है, यहाँ पर अगर रोटेट कर रहा है तो भी r फिक्स है, यानी r तो सर्कुलर पाथ के लिए नियत है, तो उसका अवकलन तो होगा नहीं, उसका अवकलन तो जीरो हो जाता है, तो उसके मल्टीप्लाई में कौन है, p है, इसका अवकलन करो, दैट इज dp/dt हो गया। ये बात तो आप जानते होंगे, dp/dt न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होता है भाई, तो dl/dt इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, न्यूटन के द्वितीय नियम से, और ये किसका मान होता है भाई, दैट इज इक्वल टू टाउ, तो देन टाउ इज इक्वल टू आ गया dl/dt, हेंस प्रूव्ड, छाप दो भाई। ये dp/dt जो है इसको मैंने f लिखा, इसके आगे लिख देना सिंस dp/dt इज इक्वल टू f, ये सेकंड नियम से पता होता है न्यूटन के, ये थोड़ा ऊपर लिख दो, ये यहाँ लिख देते हैं, r क्रॉस f इज इक्वल टू टाउ, जिसका मान आ गया dl/dt, यही तो प्रूव करना था, मैंने सबसे पहले इसी की तो बात की थी, यानी टाउ इज इक्वल टू आ गया dl/dt, दैट्स वन, हेंस प्रूव्ड। अब इसका मीनिंग क्या है वो और छाप देते हैं, थोड़ा शब्दावली में थोड़ा और लिख देते हैं, हेंस प्रूव्ड कर दो इसको, तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिलेट टू टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो उसको। और देखो, हेंस द टॉर्क ऑन ए पार्टिकल इज equal to the rate of change of angular momentum, rate of change of angular momentum किसके इक्वल है भाई, टॉर्क के। किस प्रकार, जिस प्रकार रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है dp/dt वो फोर्स के इक्वल होता है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम जो है उसका अगर रेट ऑफ चेंज देखें तो वो टॉर्क के बराबर हो जाता है। फॉर मैनी पार्टिकल्स कह दो भाई, नेक्स्ट इसी में 2 नंबर बात, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कणों के निकाय के लिए, ये बात और लिख दो साथ में, कणों के निकाय के लिए बहुत सारे पार्टिकल हो, यदि
किसी निकाय में M1 M2 M3 सो ऑन Mn कण हो जिनके स्थिति सदिश R1 R2 R3 सो ऑन Rn हो। बहुत सारे कण हैं, उनके अलग अलग पोजीशन वेक्टर्स हैं। इनके कोणीय संवेग, सारी बात इसी में लिख देते, कोणीय संवेग क्रमशः L1 L2 सो ऑन, ये L3 हो, लिख दो बीच में L3 सो ऑन Ln हो, तो संपूर्ण निकाय का कोणीय संवेग सभी कणों के कोणीय संवेगों के सदिश योग के तुल्य होता है। सदिश योग के तुल्य होता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई। एल्जेब्रिक सम तो होने से रहा, तो आप इसमें और लिख दो दो चार बातें, अंग्रेजी वाले लिख दो भाई। इफ इन ए सिस्टम देर आर M1 M2 M3 dash dash Mn particles having their position vectors R1 R2 R3 so on Rn and its angular momentums respectively L1 L2 L3 so on Ln हो, then the total angular momentum of the system is algebraic sum of all angular momentums of the particles तो एंगुलर मोमेंटम का क्या माना जाएगा? टोटल एंगुलर मोमेंटम का L इज इक्वल टू वेक्टर L1 वेक्टर L2 वेक्टर L3 प्लस सो ऑन nवें पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। आपको पता है ये मान तो होता है R क्रॉस P का, ये मान आ गया R1 क्रॉस P1 का, ये मान आ गया R2 क्रॉस P2 का, ये मान आ गया R3 क्रॉस P3 का, R3 P3, ये इसका मान L1 का, ये L2 का मान, ये L3 का। पहले कण का संवेग P1 पोजीशन वेक्टर R1, दूसरे कण का संवेग P2 पोजीशन वेक्टर R2। इस प्रकार ये आ गया Rn क्रॉस Pn। अगर आप इसको वापस L के रूप में लिखो तो समेशन में आप इसको लिख सकते हो n तक, Ri क्रॉस Pi, दैट्स ऑल। ये टोटल अलजेब्रिक सम है इसका, एक प्रकार से टोटल वेक्टर प्रोडक्ट है इसका, वेक्टर एडिशन है इसका। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन इस प्रकार है। तो क्वेश्चन अपना इस प्रकार है कि फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स, और फोर्स का मान दे रखा है 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप न्यूटन अबाउट द origin the force acts on a particle whose position vector is r cap. Position vector is r, vector r is equal to I cap minus j cap plus k cap. ये r का मान है, ये फोर्स का मान है। हमें डिटरमाइन क्या करना है, टॉर्क। तो हमें कह देंगे गिवन, दिया क्या गया है भाई, गिवन फोर्स इज इक्वल टू दे रखा है हमें 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ये न्यूटन में कह दो, अगर न्यूटन नहीं दिया हो तो यूनिट में आ जाएगा जो भी मान हो। और एक दे रखा है पोजीशन वेक्टर r, जिसका मान है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, दैट इज इन मीटर। तो टॉर्क जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं उसका मान क्या आ जाएगा भाई, r क्रॉस f। आपको ये पता रहना चाहिए r क्रॉस f को हम वापस किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मैट्रिक्स में, क्योंकि एक सदिश गुणनफल है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। और कोई भी वेक्टर प्रोडक्ट को हम जनरली सॉल्व जो करते हैं, या तो साइक्लिक नियम लगा दो कि i का j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, i का j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो k आएगा, j का k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i आएगा, और k का i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे j कैप आएगा। अगर हम इसका उल्टा घुमाते हैं ऐसे, i का j k के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस j आएगा, k का j के साथ करेंगे तो माइनस i, j का i के साथ करें तो माइनस k, और इस प्रकार में पॉजिटिव। या तो ये नियम लगाओ, पर ये लंबी प्रोसेस हो जाती है, हर बार i j k का माइनस प्लस अपन मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए साइक्लिक मेथड हम ज़्यादा उपयोगी नहीं मानते। तो हम जिसको उपयोगी मानते हैं, ये चर्चा हमने कर रखी है पीछे के वीडियोज़ में, वेक्टर प्रोडक्ट का जब हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें सारी बातें सीखी थी कि साइक्लिक से भी वही उत्तर आता है और मैट्रिक्स वाले से भी यही आता है। ये मैट्रिक्स मेथड इसलिए काम है कि मैथमेटिक्स में भी इसका पर्टिकुलर एक यूनिट आती है। आर के क्या मान है, आई कैप, इसका मतलब इसके मल्टीप्लाई में क्या है भाई, 1, जे कैप के मल्टीप्लाई में क्या है -1, के कैप के मल्टीप्लाई में क्या है 1। आई जे के सीधे लिखे नहीं जाते, उसके गुणा में 1 रहता है, 1 को लिखना कोई आवश्यक नहीं है, इसलिए यहाँ i के साथ पॉजिटिव है इसलिए +1, माइनस है तो -1, प्लस है तो +1। f के मान देखो, i के मल्टीप्लाई में कितना है 7, तो दैट इज 7। j कैप के मल्टीप्लाई में कितना है 3, और k कैप के मल्टीप्लाई में कितना है -5, ये साथ में लिखो माइनस। अब वही नियम हमारे पास, तो बच्चों सबसे पहले i कैप से मल्टीप्लाई करना है। अब आप i कैप से अगर मल्टीप्लाई करते हो इससे, तो ये पूरा का पूरा कॉलम रुक जाएगा इधर वाला, और ये पूरी की पूरी पंक्ति रुक जाएगी। ये रो, इसको बोलते हैं रो, दैट इज कॉल्ड रो, और दैट इज कॉल्ड कॉलम अंग्रेजी में। कॉलम भी 3 है, 1 2 3, पंक्ति भी 3 है, 1 2 3। ये पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया। तो पहले मल्टीप्लाई किसका करना है, इसका इसके साथ, तो -1 का -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5, और माइनस माइनस हो गए प्लस, दोनों का प्रोडक्ट हो गया इनका। फिर -1 × 3 करो तो ये हो गए 3, तो 5 - 3 × i कैप, पहली मल्टीप्लाई ख़त्म। कॉलम को बोलते हैं स्तंभ, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, स्तंभ। इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति। याद रखें, अब बार बार नहीं लिखी जाती ये चीज़ें, कहीं ऊपर लिख दो आप नोटबुक के सेमी कॉलम वाले पार्ट में लिख दो ये बातें कि ये कॉलम होता है, ये स्तंभ होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप से। जैसे ही आप जे कैप से मल्टीप्लाई करते हो तो ये पूरा का पूरा कॉलम रुक जाएगा, जे कैप के सीध वाला, ये पूरी पंक्ति ब्लॉक करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट वाला। ये 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 को,
तो प्लस जे कैप 1 इंटू 7 कितने हो जाएंगे 7 माइनस 1 इंटू -5 तो माइनस के 5 तो माइनस इधर है ही वापस -5 1 मल्टीप्लाई से आ गया 1 इंटू 5 यानी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और हमेशा माइनस में आता है ये दोनों का डिफरेंस प्लस के कैप को जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा स्तंभ रुक जाएगा के नीचे वाला और मल्टीप्लाई करना है ऐसे आमने सामने लेफ्ट टू राइट तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -7 भूल मत कर देना प्लस माइनस का बहुत फर्क पड़ जाता है 5 में से 3 गए कितने रह गए 2 तो 2i कैप ये किसका मान चल रहा है भाई टॉर्क का प्लस ये माइनस और माइनस वापस हो गए प्लस तो 7 और 5 12 जे कैप ये 7 और 3 प्लस में हो जाएंगे ये तो 10 के कैप दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। ऐसे ही आप कोई एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाल सकते हो।